एक घरेलू मुलाजमा के ऊपर एक तशद्दुद का वाक़या पेश आया। तशद्दुद करने वाली कोई और नहीं, एक हाजिर सर्वस जज की बीवी थी। गिरफ्तारी के बाद वो बार बार ज़मानतें करवाती है, उसकी ज़मानत को मनसूख कर दिया जाता है। उसकी ज़मानत को कौन मनसूख करवाता है? फिर मैंने ऐलान किया कि मैं इस बच्ची का केस मुफ्त लड़ूंगा, और फिर जब अगले दिन मैं हॉस्पिटल उसका पता करने गया तो उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि नहीं, आप ही हमारे वकील। और 7 महीने के मुख्तलिफ सीरीज में ये टॉर्चर होता रहा है कि सर की हड्डी टूटी है, 3-4 जगह से ये स्कल टूटा है, अच्छा। दांत तोड़ दिए, यहाँ पे कट लगा है, आंखें जख्मी हैं, आंखें खुल नहीं रही। और जो वक्त के वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। फिर मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पहुंची और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम इंसाफ करेंगे। मेरे दोस्तों ने, चंद दोस्तों ने कहा, सब ने नहीं, मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि भाई हमारे हैंड्स अप हैं, हम जज की बीवी है उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, हमने यहाँ पे रहना है। सही FIR की गई मेडिकल जख्मों के मुताबिक, तो फिर 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, हाँ, वो भी ऐड हुई। फिर 328A वो भी ऐड हुई, जो बच्चों को हब्से बेजा में रख कर तशद्दुद करना। 337 है एक, उसकी भी 10 साल कैद है। अच्छा। और भी इसमें दफात शामिल की गई हैं, तो तकरीबन मिला के कुछ 30 से 35-40 साल तक सजा बनती है। और बच्ची ये बताती है कि अभी होश में आई थी हॉस्पिटल, वो कह रही थी कि जज साहब मुझे मारेंगे, जज साहब मुझे मारेंगे। यानी कि उसका ये कहना है कि जज साहब भी उनके सामने तशद्दुद होता था और वो रोकते नहीं थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक घरेलू मुलाजमा के ऊपर एक तशद्दुद का वाक़या पेश आया। तशद्दुद करने वाली कोई और नहीं, एक हाजिर सर्वस जज की बीवी थी। पब्लिक प्रेशर था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद वो बार बार ज़मानतें करवाती है, उसकी ज़मानत को मनसूख कर दिया जाता है। उसकी ज़मानत को कौन मनसूख करवाता है? हमारे साथ रिजवाना के वकील मौजूद हैं जिस बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ था। हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये बार बार उनकी ज़मानतें क्यों रद्द करवा देते हैं और उनको ज़मानतें देता कौन है, केस की नोयत क्या है, कौन सी दफात लगी हैं और बच्ची की क्या कंडीशन है। आइए जट साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, आप उनके वकील कैसे बन गए? जी, सबसे पहले जब मैंने ये वाक़या सुना तो मैंने ऐलान किया था ऑन एयर TV चैनल्स पर भी, वो मेरी आवाज़ चली थी कि सिविल जज की बीवी हैं तो उनके खिलाफ कोई वकील नहीं खड़ा होता। अच्छा। तो मैंने ऐलान किया जब मैंने वो बच्ची की हालत देखी कि वो सर से लेकर पाँव तक पूरी जख्मी थी और उसकी कोई हड्डी भी सलामत नहीं थी और बहुत जुल्म की इंतहा थी, तो फिर मैंने ऐलान किया कि मैं इस बच्ची का केस मुफ्त लड़ूंगा। और फिर जब अगले दिन मैं हॉस्पिटल उसका पता करने गया तो उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि नहीं, आप ही हमारे वकील होंगे। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही चाहता था कि मैं उसका केस लड़ूं, तो फिर उन्होंने मुझे ये केस दिया। सर, जो रिपोर्ट में आया है बच्ची के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, वो एक दिन की कहानी है या मुसलसल कुछ अरसे से उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा था? देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 7 महीने वहाँ रही है और 7 महीने के मुख्तलिफ सीरीज में ये टॉर्चर होता रहा है कि सर की हड्डी टूटी है, 3-4 जगह से ये स्कल टूटा है, अच्छा। दांत तोड़ दिए, यहाँ पे कट लगा है, आंखें जख्मी हैं, आंखें खुल नहीं रही। और बहुत सारे ऐसे जख्म हैं कि इंसान, मैं ये कहूँगा सिर्फ कि उसके जिस्म का कोई एक हिस्सा ही सलामत नहीं रहा, कि हर हड्डी, टांगों की, पाँव की, ये हाथों की हड्डियाँ फ्रैक्चर्स हैं और बैकबोन मतलब कूल्हे की जो हड्डी है वो ब्रेक है, ये पीछे से। और पिछले दिनों 2 सर्जरियाँ हो चुकी हैं। कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर डॉक्टर्स ने सर्जरी की है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अब मांस उतारा गया है। वो पता चला ये है कि चिमटा गर्म करके लगाते रहे और अब वो माँ से मांस लिया जाएगा तो वो बच्ची को जख्मों पर लगाया जाएगा। ओहो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारी जो मौजूदा कंडीशन है बच्ची की सबके सामने है, फिर भी गिरफ्तारी में इतने दिन क्यों लग गए? देखिए, गिरफ्तारी में नहीं, जब तक ये मेडिकल होता है, एक प्रोसेस है पूरा कानून का। अच्छा। कि जब बच्ची को सरगोदा ले जाया गया तो सरगोदा वालों ने, जहाँ पे बच्ची जख्मी पहली हालत में लाया जाता है तो वहीं का डैकेट बनता है। फिर वहाँ पर जो वो बना है तो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ वहीं पे बनती है। फिर जब वहाँ से सारा काम शुरू हुआ, 15 पे कॉल हुई, फिर उन्होंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल रेफर किया। अच्छा। फिर पुलिस हरकत में आई, DPO हरकत में आए और जो वक्त के वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। फिर मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ पहुँची और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम इंसाफ करेंगे। फिर वो मशीनरी तेजी में हरकत में आई, ऊपर से मैं इनका लॉयर था, तो फिर जो वो कबल गिरफ्तारी जो है ना वो हो जाती है। अच्छा। पहले बिल्कुल बोगस FIR थी, कच्ची FIR थी, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड के 2 सेक्शन हैं, 506 और 342। अच्छा। तो जिसकी सजाएं 2 साल और 1 साल है तो उसकी जमानत हो ही जाती है। 7 साल से जो कम जराइम होते हैं वो उनकी बेल हो जाती है।
फिर उसके बाद इसमें जो ऐड किया गया, सही एफआईआर की गई मेडिकल जख्मों के मुताबिक, तो फिर 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, हाँ। वो भी ऐड हुई। फिर 328A वो भी ऐड हुई, जो बच्चों को हब्से बेजा में रख कर तशद्दुद करना। फिर उसके अलावा 337F, 337L2, इस तरह की वो सारी जितने भी जख्म हैं उनके मुताबिक एफआईआर हुई है। ये आपने दफात हमें बताई हैं जो अपने अपने मुताबिक केस दायर किया है। पूछना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार वकला हैं, आपने ही केस क्यों इनका पकड़ा और कितना प्रेशर आया आपके ऊपर ये केस लेने के बाद? ये जब मैंने ऐलान किया था टीवी चैनल्स पर, तो मुझे बहुत सारे बार के दोस्तों के वकला के फ़ोन आए, और ये नहीं मुझे पता कि वो उन्होंने खुद किए या किसी के थ्रू करवाए गए। हाँ। मुझे फौरी थ्रेट आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा फैसल आप इस केस से पीछे हट जाएं वरना बार आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। फिर मेरे कई चंद दोस्तों ने कहा कि यार हमारा नाम नहीं लेना आपने। तो मैंने लोगों को बताया कि मैं लाहौर बार में, क्योंकि हम पहले ही मैं प्रॉपर्टीज के कब्जे भी छुड़वाता हूँ, अच्छा। और फौजदारी केसेस भी करता हूँ, सिविल मैटर्स भी, ओवरसीज के भी। तो मेरे दोस्तों ने, चंद दोस्तों ने कहा, सब ने नहीं, मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि भाई हमारे हैंड्स अप हैं, हम जज की बीवी है उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, हमने यहाँ पे रहना है। तो फिर मेरा उनको दो टोक जवाब था कि भाई मेरा काला कोट भी उतर जाए, नो प्रॉब्लम, मैं उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, मेरी वकालत भी जाती है तो चली जाए, मैं उस बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा। अच्छा, जज की जो बीवी हैं, जाहिर बात है हाजिर सर्विस हैं, उनका असर रसूख है, उनको जमानतें मिली हैं, उनकी बेल हुई है, उस बेल को आपने कैंसिल कैसे करवाया? फौरी उसकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है? जी वो ऐसा हुआ कि कबल अज गिरफ्तारी हो जाती है। पहले 2 जुर्म लगे थे, जराइम थे जो 506 और 342। अच्छा। उसमें नॉर्मली बेल हो जाती है। जब 324 और सवेर किस्म के जख्म लगे, और मेडिकल रिपोर्ट भी जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने बड़ा अच्छा काम किया, हाँ। कि वो मेडिकल रिपोर्ट भी वहां से ले आए, तो फिर वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो हकायक थे, उस पर तो बेल नहीं होती है। साथ जो 324 है अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी सजा मिनिमम जो है वो 10 साल कैद है। अच्छा। तो उसकी जमानत नहीं होती है। और फिर जो दलाइल हमने पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह वो अदालत ने ऑन किए, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारी जज हैं वहाँ पे, कुंडी साहिबा, शाइस्ता खान कुंडी। अच्छा। उन्होंने अदालत में खड़े हुए ये कहा कि मैं तराजू तकड़ी में रखूंगी, बराबर करूंगी, मुझे कोई ये ना सिखाए कि वो सिविल जज की बीवी है। वो कहती है सिविल जज की बीवी नहीं, वो एक मुलजिमा है। तो इस तरह हुआ। जो आपने अब दफात शामिल की हैं, आसान अल्फाज में देखने वालों को बताइएगा, उनकी क्या सजाएं हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या कड़ी सजा है? जो अभी सजाएं हैं 324 की 10 साल कैद है, और 337 है एक, उसकी भी 10 साल कैद है। अच्छा। और भी इसमें दफात शामिल की गई हैं, तो तकरीबन मिला के कुछ 30 से 35-40 साल तक सजा बनती है। अच्छा, अगर इनको इकट्ठा किया बच्ची का जो मौकफ लिया गया है उसके घर वालों का, वो ये सामने आया है कि बच्चे भी टॉर्चर करते थे, उनके घर वालों के सामने टॉर्चर किया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद ये रिपोर्ट आने के बाद वो जज साहब को, उनके घर वालों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? बिल्कुल। अभी JIT की रिपोर्ट आई है आज की तारीख में ही, आपके इंटरव्यू करने से पहले उन्होंने ये कहा है कि जब तक सिविल जज साहब जो हफीज साहब हैं वो खुद पेश नहीं होते, हाँ। तो सोमिया का जो ट्रायल है, ये ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा। ये अच्छा। JIT की रिपोर्ट आई अच्छा। है, और अब हो सकता है उनको भी शामिल होना पड़ेगा तफ्तीश में। और बच्ची ये बताती है कि अभी होश में आई थी हॉस्पिटल, वो कह रही थी कि जज साहब मुझे मारेंगे, जज साहब मुझे मारेंगे। यानी कि उसका ये कहना है कि जज साहब भी उनके सामने तशद्दुद होता था और वो रोकते नहीं थे। जज साहब की वालिदा के सामने भी तशद्दुद होता था और कोई रोकता नहीं था। और जुल्म की इंतहा है कि वो कहती कि मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलने देते थे, और उनके जो बच्चे हैं वो भी फुटबॉल से खेलते थे, मेरे सर पे मारते थे, और उसको सुलाते भी बाहर घास वाली जगह पे थे जहाँ पे बारिश होती है, जिस वजह से उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए। अच्छा, जो मुलजमा है सोमिया, उनका मौकफ लिया गया है, वो उनका क्या कहना है, वो क्यों मारती थी? देखें, अभी तक तो जब हम कोर्ट में पेश हुए हैं तो अभी बेल में ही पेश हुए थे। अच्छा। पहले जो है कबल गिरफ्तारी थी, हाँ। वो फजल फरीद जज हैं, एडिशनल सेशन जज, मोजिज जज, तो उनके कोर्ट में पेश हुई थी, तो हमने वहाँ पे बेल कैंसिल करवाई। अच्छा। उसके बाद जो है बादस गिरफ्तारी, इन्होंने वकलार पेश हुए, तो उन्होंने इत्तदा की, तो हमने बहस की, रिबटल में हमने पूरे कानून के मुताबिक बात की, तो वो खारिज करवाई। अब जो है जो बेल है वो अभी तक तो वो बेल नहीं है, वो जेल में है। ये आप उसको कर लें करेक्ट कि वो जेल में है। अच्छा, जेल में है। ये बताइएगा कि बच्ची का कहना है कि वो बच्चे फुटबॉल भी मारते थे उसके सर के ऊपर, बिल्कुल, वो जज के सामने मारती थी। जो जहनी तवाज़ुन है सोमिया का, वो ठीक है? ये मेडिकल रिपोर्ट उसकी क्या कहती है? देखें, ये अक्सर सुनने में आया है, लेकिन हमने जब तक हम अदालत गए हैं, हाँ। वो खामोशी से खड़ी थी और उनके वकला बोल रहे थे। अच्छा। और उधर से उनके वकला थे और इधर से हम थे। तो अभी तक तो हमें ये नहीं उन्होंने स्टेटमेंट आई कि जी इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हमारे तक ये अभी तक कोई नहीं आई है। अच्छा, आपने सिस्टम में जो आला ओहदे पे फायज हैं उनसे टक्कर ली है, सिस्टम का प्रेशर भी होगा आपके ऊपर, और दूसरी तरफ आपके साथ पाकिस्तानियों की कितनी दुआएं हैं? मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये, लोग बड़ा डरते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ौजी का बेटा हूँ और एक फ़ौजी का पोता हूँ और फ़ौजी का ही पड़पोता हूँ,
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली आर्मी में रही है और जंग लड़ी है और गाजी रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी और मेरे दादाबू भी गाजी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेटा हूँ और पाकिस्तानी हूँ। मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँ, यही मोमिन की निशानी है कि मजलूम के साथ खड़ा हो, और मैं आखिर दम तक खड़ा रहूँगा जब तक ये इंसाफ नहीं हो जाता। अच्छा, आपकी वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो रिजवाना है मुतासरा बच्ची है, उनके वालिदैन के साथ आप खड़े हैं, क्या आपकी गुफ्तगू होती है उनके साथ, क्या आप हौसला देते हैं उनको, क्या तसल्ली देते हैं? देखें, वो जितने भी हमारे पहले बयानात हुए, मैं हॉस्पिटल पता करने गया, मैं अपनी मिसेज को भी लेके गया, हमें बड़ा, जब से ये वाकया हुआ है हम फैमिली में सही तरह से खा पी नहीं रही, यानी कि इतनी तकलीफ है कि एक 13-14 साल बच्ची है, अगर वो काम नहीं कर रही, वो बता रही थी कि मुझे 3 मंजिला घर साफ करवाते थे, अगर नहीं करती थी तशद्दुद करते थे। उसको खरीदा हुआ था या वो सैलरी पे थी? बिल्कुल सैलरी पे थी, उसको सैलरी पे रखा हुआ था, खरीदा नहीं था, और उसके जख्मों पे ऊपर मारा जाता था। और फिर जब फोन पे बात करवाई जाती थी, 2-3 दफा बात करवाई है उन्होंने अपने वालिदैन से, और डंडा पकड़ के खड़ी हो जाती थी कि अगर तुमने उनको बताया तो हम तुम्हारा हार छत से नीचे फेंक देंगे। ओहो, ये जुल्म की इंतहा है। तो मेरा दिल तकलीफ से चूर चूर है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इंशाअल्लाह ताला हक और सच की आवाज़ है, ये खड़ा रहूँगा और खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम इदारों को, फोर्सेस को, जुडिशरी को और उन जजेस को जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला रखा और मजलूम के साथ खड़े हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि ऐसे कई वाक़यात हैं जो घरों में होते हैं, रिपोर्ट नहीं हो पाते, जुल्म होता है, आवाज़ दब जाती है, क्या समझते हैं ऐसे और कितने वाक़यात हैं हमारे माशरे में जो सामने नहीं आ पाते? ये तो एक केस है ना, ऐसे इस नौयत के कई और केसेस भी हैं। बिल्कुल, इस तरह के हजारों हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये एक रिजवाना है, इस तरह के सैकड़ों रिजवाना है जिनके केसेस सामने ही नहीं आते हैं। तो मैं अलल ऐलान पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी किसी के घर में अगर लड़की काम करती है, मजबूरी के तहत करती है, जुल्म और जबर नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये कोई वो दौर थोड़ी है कि आप किसी को खरीद लें और उसको जनाब मारें। तो मेरा उन सबको पैगाम है, जो बेटियां किसी के घरों में काम करती हैं, उनके वालिदैन को मेरा पैगाम है कि आप ख्याल रखें कि बेटी को काम पर डालें जहां पे शाम को वापस आपके घर आ जाए, या नहीं तो कम से कम आपके घर के करीब हो, या अगर फिर भी नहीं है, जुल्म सितम होता है तो अपनी आवाज को दबाए ना, डरे ना। ताकतवर सिर्फ अल्लाह की जात है, और अगर किसी का कोई केस है तो ये फैसल जट उसका भी केस फ्री लड़ेगा। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि बच्ची को मुकम्मल रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? मुकम्मल रिकवर, अभी तो वो आईसीयू में थी, आईसीयू से अभी आई है, अभी उसकी सर्जरीज होना बाकी हैं, उसके जिस्म पर मांस बोटी तकरीबन मतलब इस तरह लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। अभी तो काफी टाइम लगेगा, डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि वो कब डिस्चार्ज करेंगे, अभी उसकी सर्जरीज हो रही हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट जो कि रिजवाना के वकील हैं, जिस बच्ची के ऊपर तशद्दुद होता रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी कि मैं उस बच्ची का केस फ्री में लड़ूंगा। उसके पेरेंट्स ने इनसे रब्ता किया, बाद में गुफ्तगू हुई और ये उनके केस को आगे लेके चल रहे हैं। केस की जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जो मुलज़मा हैं उनकी ये बेल खारिज करवा चुके हैं, उनकी जो बेल है वो कैंसिल करवा चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये केस कहाँ तक पहुँचता है। एक लाचार को इंसाफ मिलता है, गरीब तबके को इंसाफ मिलता है, क्योंकि ऐसी बेशुमार कहानियां हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द घरों में होती हैं। मुलाजमा को लाया जाता है, ये समझ लिया जाता है कि हमने इसको ख़रीदा हुआ है, हालांकि उसके एवज़ वो उसको तनख्वाह दे रहे होते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।